तो जनाब हमारे सी प्रोग्रामिंग कोर्स में आज डे नंबर 35 हो। जनाब आज के दिन हम लोग सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। फंक्शन से रिलेटेड एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर दूंगा, साथ में सारे नोट्स भी फंक्शन से रिलेटेड पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बस अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो फंक्शन का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाने वाला है। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग आज टॉपिक समझने वाले हैं फंक्शन। अब फंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शन के रिलेटेड जितना भी सब कुछ है सब आपको समझ में आ जाने वाला है। आप बस भरोसा ये करके चलिए कि वीडियो खत्म होने तक फंक्शन से रिलेटेड एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। बिकॉज हम लोग इसलिए इतनी प्रिपरेशन करते हैं कि आपको हर एक चीज़ बहुत ही आसान तरीके से एंड कंप्लीट समझ में आए। तो ये आप मान के चलो वीडियो लास्ट तक खत्म जब होगी जब आपको फंक्शन समझ में आ चुका होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। परंतु वीडियो आपको लास्ट तक जनाब देखनी पड़ेगी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि फंक्शन है क्या, क्यों आखिर में बनाया गया, क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं। अब मान लो एक आपको रियल टाइम में एक ऐसी कंडीशन या एक सिचुएशन में क्रिएट कराता हूँ जहाँ आपके पास मान लो कुछ नोट्स पड़े हैं, ठीक है, कुछ नोट्स पड़े हैं और वो नोट्स आपको अपने दोस्तों को देने हैं। अब वो काफ़ी सारे दोस्त हैं, कम से कम 20 लोग हैं और 20 लोगों को आपको वो नोट्स सेंड करने हैं। पर आपके पास जो डेटा है वो बहुत कम है, ठीक है। अब जब डेटा बहुत कम है तो आप सोच रहे हो कि अगर पर्टिकुलर को मैं ये पीडीएफ सेंड करूंगा तो काफ़ी सारा डेटा चला जाएगा और हो सकता है सभी के पास वो पीडीएफ ना भी पहुंचे। तो ऐसे में आप करते क्या हो कि उस पीडीएफ को अपलोड कर देते हो गूगल ड्राइव पे। अब अगर किसी को नहीं पता है गूगल ड्राइव क्या है तो मैं बता दूं, गूगल ड्राइव एक सर्विस है गूगल की तरफ से जहां पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट, वीडियो, फोटो को डालकर उसकी लिंक शेयर कर सकते हो। तो आप अपने नोट्स को शेयर कर देते हो कहां पर, गूगल ड्राइव के अंदर, और गूगल ड्राइव से एक लिंक बनाकर अपने दोस्तों को भेज देते हो, ठीक है। तो अब ये जो लिंक गई है दोस्तों के पास में, ये लिंक से आपके दोस्त लोग, चाहे 1 लोग हो, चाहे 10 लोग हो, चाहे 20 लोग हो, सभी के पास लिंक चली जाएगी। और नेट आपका सिर्फ कितना खर्च हुआ, वो पीडीएफ को एक बार अपलोड करने में। मान लो 5 MB की या 1 MB की या 2 MB की जो पीडीएफ थी वो एक बार अपलोड होने में खर्च हुआ। बाकी का नेट लिंक शेयर करने में मुश्किल से मुश्किल 1 MB लगा होगा और आपके 20 के 20 दोस्तों या 50 दोस्तों सब जाकर उस गूगल ड्राइव से उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कितना एक इजी तरीका हो चुका। अब ये लिंक से चाहे आपका दोस्त हो या आप किसी और को भी ये लिंक देंगे तो वो डाउनलोड कर लेगा। अब आपको बार बार वो पीडीएफ सबको सेंड नहीं करनी पड़ेगी। ठीक प्रोग्रामिंग की दुनिया में ऐसे ही फंक्शन भी काम करते हैं। हम लोग करते क्या है कि एक फंक्शन को, मान लीजिए कहीं पर एक कोड है, उसको एक बार लिख देते हैं। मान लीजिए हमने कुछ कोड लिख दिया और इस कोड को एक नाम दे दिया। एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं अभी डूम कोडिंग नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब जितनी जगह डूम कोडिंग आप लिखेंगे, जितनी भी जगह, तो फंक्शन में जो कोड लिखा होगा वो ऑटोमेटिक वो कोड वहां पर आ जाएगा। अब आप कहीं पर भी सी प्रोग्रामिंग के अंदर डूम कोडिंग लिखते हैं, ठीक है, कहीं पर भी सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप डूम कोडिंग लिखते हैं, क्योंकि फंक्शन के आगे से पैरेंथेसिस ब्रैकेट बना होता है तो ये लगाना जरूरी है। अब आप इसको कहीं पर भी लिखेंगे तो इसके अंदर जो भी कोड आपने एक बार लिख दिया है वो बार बार वापस आ जाएगा, ओके। इस तरीके से फंक्शन काम करते हैं। पर अभी ये एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हुई, अभी इसको और इजी करता हूँ, आपको बिल्कुल मक्खन जैसे इसको समझाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आया तो यहाँ पर एक स्लाइड खुल के आई है जहाँ पर एक डायग्राम बना है। अब ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक आप जो देख रहे हो, ये ब्लॉक कौन सा है, ये आपका मेन फंक्शन है। अभी तक अगर आपने सी प्रोग्रामिंग इतना पढ़ रखा होगा जितना मैंने पढ़ाया है तो आप जानते हो कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक इंट मेन करके हम लोग लिखते थे और वो मेन फंक्शन होता था। और सारी हम लोग जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हैं मेन फंक्शन के अंदर ही करते हैं। तो अब मान लो मुझे एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिससे मैं अपना स्क्वायर निकाल सकूं किसी भी चीज़ का। तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या होता है, मान लो जैसे मुझे 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 × 3 कर देंगे तो 3 तिरका 9, मतलब 3 के स्क्वायर 9 निकल के आ जाएगा। तो ये मैंने एक जो फंक्शन है इसको अलग से यहाँ पर बना लिया, ठीक है। ये जो दूसरा ब्लॉक है इसके अंदर मैंने स्क्वायर निकालने का देखो पूरा फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। अब मुझे जितनी बार भी इसकी जरूरत पड़ेगी मेन के अंदर, ठीक है, मेन फाइल के अंदर या फिर मेन फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन की जितनी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार मैं इसको क्या कर लूंगा, कॉल कर लूंगा। मतलब इस फंक्शन का नाम यहाँ पर बस लिख दूंगा। अब इस फंक्शन का नाम क्या है तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, इंट के आगे जो लिखा हुआ है स्क्वायर, यही इसका नाम है, ठीक है।
तो स्क्वायर जो लिखा है ये इस फंक्शन का नाम है, और जितनी बार भी मैं स्क्वायर के आगे इस तरीके का पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाऊंगा उतनी बार ये फंक्शन कॉल होकर वहां पर आ जाएगा और उसके कोड को हम लोग यूज कर पा रहे होंगे मेन फंक्शन के अंदर। अब चाहे यहां पर लिखो, चाहे 10 लाइन बाद इस फंक्शन को यूज करो, चाहे 15 लाइन बाद यूज करो, चाहे 50 लाइन बाद यूज करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सेम कोड को कितनी बार यूज कर सकते हो। आप 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार मतलब यूज करना कर सकते हो, रिपीट एंड रिपीट। बस एक बार आपको इसको बना देना है, उसके बाद इसका नाम जितनी जगह लिखोगे उतनी जगह ये यूज में आ जाएगा। ओके, तो आई होप अभी तक इतना क्लियर हो चुका होगा कि फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, मतलब एक ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ कोड लिख दिया गया और उस ब्लॉक का नाम हम लोग जितनी बार कॉल कराएंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर, या जितनी बार जहां जहां लिखेंगे वहां वहां वो कोड चल जाया करेगा। सेम वही गूगल ड्राइव की लिंक की तरीके काम कर रहा है कि इसका नाम एक तरीके का लिंक है, उसको यहाँ पर जैसे ही हम कहीं पर कनेक्ट कर देंगे वो सारा चीज हम लोग यूज कर पा रहे होंगे। ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी डिफिनेशन समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन एक कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब मान लो जी ये ब्लॉक है, इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर मैंने कोड लिख दिया और ये 10 तरीके का काम नहीं करेगा, ये फंक्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क करेगा। अगर इस फंक्शन को मैंने स्क्वायर रूट निकालने के लिए बनाया है तो ये स्क्वायर रूट ही निकाल कर देगा और ये कोई काम नहीं करेगा। तो मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड में, मतलब एक ब्लॉक में कुछ कोड लिख दिया और उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, उससे हम पर्टिकुलर कोई एक तरीके का फंक्शन, एक तरीके का काम करा सकते हैं, बार बार रिपीट एंड रिपीट। ठीक है, 2 पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं, इट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। आप इसको मल्टीपल टाइम, मैंने जैसे बताया 10, 15 बार, 20 बार, मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है जितनी बार रियलिटी में आपको यूज हो उतनी बार आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। इंक्रीज कोड रियूजेबिलिटी, इससे क्या होता है कि आपको कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता है, आप सेम कोड को बार बार यूज कर सकते हो। मान लो आप बार बार इसी कोड को लिखोगे तो कितना ज्यादा साइज लेगा, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें। आप इसको क्या कर सकते हो, बस इसके नाम के जरिए बार बार यूज कर सकते हो। ओके, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं इसके सिंटेक्स पे कि अगर कोई फंक्शन बन रहा है तो कैसे बनता है। हर चीज का एक सिंटेक्स होता है, एक लिखने का तरीका होता है। तो फंक्शन 3 चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहला होता है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, फिर होता है फंक्शन डिफिनेशन और एक होता है फंक्शन कॉल। ठीक है, अब देखो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या होता है। आप सबसे पहले यहाँ पर डिफिनेशन पढ़ो, अ फंक्शन इज अ डिक्लेयर टू टेल अ कंपाइलर अबाउट इट एग्जिस्टेंस। मतलब प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ये करता है, कंपाइलर को बताता है कि भैया मैं भी हूँ, मतलब मेन फंक्शन के अलावा कोई और भी फंक्शन है। मान लो मैंने डूम कोडिंग नाम से कोई फंक्शन बना दिया इस तरीके से, डूम कोडिंग, तो ये बता देगा कि हाँ भैया मैं भी हूँ। ठीक है, एक मेन फंक्शन है, उसके अलावा भी मैं और हूँ। और डिफिनेशन क्या करता है, डिफिनेशन का मतलब है जब मैं डूम कोडिंग लिखूंगा तो डूम कोडिंग फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा जाएगा, जो यूज किया जाएगा बाद में, तो इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट बनाओगे और यहाँ पर वो कोड लिखोगे, तो ये जो कोड लिख रहे हो इसको बोलते हैं डिफिनेशन। ठीक है, मतलब जहां पर आप एक अलग से फंक्शन बनाकर उसके अंदर कोड लिखते हो वो कहलाएगा फंक्शन डिफिनेशन। और ऊपर क्या होगा, हम लोग प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कर देंगे कि एक और भी फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन कॉल क्या है भैया, फंक्शन कॉल की डिफिनेशन पढ़ो, अ फंक्शन इज कॉल्ड इन ऑर्डर टू बी यूज्ड। जहां जहां पर उसको यूज करना हो, मान लो ये फंक्शन आपने बना दिया कोड लिख के और इसका नाम आपने डूम कोडिंग रख दिया, ये डूम कोडिंग इसका नाम है, तो अब जितनी जगह आप इसको यूज करोगे, मान लो मैंने लिखा डूम कोडिंग, ये कहां पर लिख रहा हूं, ये मैं मेन फंक्शन के अंदर लिख रहा हूं मान के चलो, तो ये क्या हो गया, कॉलिंग, फंक्शन को कॉल कराना हो गया। ठीक है, इसको कहेंगे फंक्शन को कॉल कराना। तो जहां जहां पे यूज करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन कॉल कराना। जहां पर फंक्शन के अंदर कोड लिखा जाता है उसको कहते हैं फंक्शन डिफिनेशन, और उसके पहले हम लोग एक प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन लिख देते हैं। अब इतना तो आपको लगभग क्लियर हो चुका होगा, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं जिससे आपको भी और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो करना क्या होगा, बस विजुअल स्टूडियो कोड हम लोग खोलेंगे और वहां पर चल के इस चीज को समझते हैं। ये आगे विजुअल स्टूडियो कोड पे ये हमारी सी प्रोग्रामिंग की बेसिक चीजें लिखी हुई हैं, बेसिक टेम्पलेट लिखा हुआ है, बॉयलर प्लेट कोड। अगर इसको थोड़ा सा जूम करें तो देखो #include stdio.h हेडर फाइल है, ये आपका पूरा एक मेन फंक्शन है। इंट मेन जहां से लिखा होता है ये हमारा मुख्य फंक्शन होता है सी प्रोग्राम का। ठीक है,
अब जब हम लोग यहाँ पर आ गए तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ है क्या, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इंट मेन के ऊपर और हेडर फाइल के नीचे, ठीक है, इंट मेन के ऊपर और हेडर फाइल के नीचे हम लोग इसका डिक्लेरेशन करते हैं। तो मान लो मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड। आप कहोगे भैया वॉइड ही क्यों लिख रहे हो, इंट क्यों नहीं लिख रहे हो? तो ये वीडियो के आगे आप जब देख चुके होगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे वॉइड क्यों लिखा जा रहा है, इंट क्यों नहीं लिखा जा रहा है। इंट भी लिखते हैं और वॉइड भी लिखते हैं, पर दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है, वो कंडीशन आगे आप समझने वाले हो। तो इतना मान के चलो, चाहे यहाँ पे वॉइड लिखो या इंट लिखो, बेसिकली वॉइड ज़्यादातर लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर अभी मान लो वॉइड लिखा मैंने। अब आपको फंक्शन का नाम देना है, तो फंक्शन का नाम मान लो मैंने दिया यहाँ पर डूम कोडिंग, ठीक है। और मैं बहुत ही स्लोली समझाऊंगा, ये मत कहना कि भाई आप फास्ट टाइप कर दो, क्योंकि फिर ये चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि आपको समझ में ना आए। डूम कोडिंग के बाद आपने नोटिस किया कि मैंने एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाया। पैरेंथेसिस ब्रैकेट से क्या होता है कि इसको पहचान मिल जाती है कि ये फंक्शन है। उसके बाद में हमको सेमीकोलन लगाना है, क्योंकि यहाँ पर ये हम लोग सिर्फ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कर रहे हैं। अब मैं ऊपर देखो कमेंट डाल देता हूँ। कमेंट डालने के लिए मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप लिख देता हूँ, ठीक है, प्रोटोटाइप, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखना, इसी जैसा सेम हम लोग डिफिनेशन भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, ठीक, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब हम लोग नीचे आएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन इसके बारे में लिखेंगे। डिफिनेशन मतलब इसके अंदर कुछ कोड लिखेंगे। तो वही जो ऊपर लिखा था वॉइड सबसे पहले लिखो, फिर डूम कोडिंग। तो डूम कोडिंग आप नाम देखो कुछ भी रख सकते हो, जैसे आप वेरिएबल का नाम रखते हो अपनी मर्जी के अनुसार, वैसे ही आप यहाँ पे भी नाम रख सकते हो फंक्शन का, ठीक है। ये फंक्शन के भी नाम यूजर ही अपने हिसाब से रख सकता है, प्रोग्रामर अपने हिसाब से रख सकता है। मैंने डूम कोडिंग लिखा है, यहाँ पे शुभम भी लिखा जा सकता था, आपके अनुसार होगा ये। अब यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन होंगे और उसके भीतर वो कोड लिखो जिसको आप यूज कराना चाहते हो बार बार। तो एग्जाम्पल के लिए ज़्यादा बड़ा कोड न लिख के यहाँ पे अभी प्रिंटफ लिखते हैं, फिर आगे बड़ा बड़ा कोड भी लिखना है हम लोगों को, ठीक है। तो प्रिंटफ लिखा, प्रिंटफ के बाद यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना करते हैं, यहाँ पे डूम कोडिंग को ही प्रिंट कराते हैं, ठीक है। डूम कोडिंग को प्रिंट कराएंगे और सेमीकोलन का बिल्कुल भूले नहीं। अब ये क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन की डिफिनेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन डिफिनेशन, ठीक है, ओके। अभी स्पेलिंग पे मत जाना अगर कहीं कोई गड़बड़ हो, क्योंकि हम लोग इस समय फोकस कहाँ कर रहे हैं, चीज़ों पे, कि आपको चीज़ें कितनी क्लियर है। तो डिक्लेरेशन समझ में आ गया, ओके, ये ऊपर हो गया, और आपको यहाँ पे फंक्शन की डिफिनेशन समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन कॉलिंग समझेंगे। तो देखो ये दो चीज़ तो हो गई हमारी, ये दो चीज़ हो गई, फंक्शन कॉलिंग बचा। कॉलिंग कैसे करेंगे, सिर्फ इतना, ये डूम कोडिंग जो लिखा है और पैरेंथेसिस ब्रैकेट लिखा है, इसको कॉपी कर लो और जहां पर आपको यूज करना हो वहां पर पेस्ट कर दो, या फिर खुद से लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डूम कोडिंग ये क्या है, फंक्शन का नाम है, उसके आगे फंक्शन के चिन्ह जो होता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट, इसको बना दो और एक सेमीकोलन लगाया जाता है हर जगह। आप देखना, आप जैसे मैं इसको रन करूंगा तो रन करने पे क्या होगा कि यहाँ पर पर्टिकुलर ये प्रोसेस होगा और उसके बाद में डूम कोडिंग देखो प्रिंट होकर आ चुका है। तो क्या मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल कराया, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। कॉलिंग का मतलब क्या है, उसको बुलाया जा रहा है या फिर उससे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे अंदर क्या कोड लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसी चीज़ को क्या करता हूँ, 2-3 बार कॉपी कर दूँ, ठीक है। तो देखो अब मैं जब इस कोड को रन करूँगा तो यहाँ पर जैसे अभी एक डूम कोडिंग लिख के आया है, वैसे ही और भी डूम कोडिंग लिख के आएंगे। तो उससे पहले /n लगा देता हूँ जिससे न्यू लाइन पे लिख के आए, ठीक है। यहाँ पर मैंने अगेन इसको रन किया, अगेन रन होने पे जस्ट अ सेकंड में देखो 3 डूम कोडिंग प्रिंट हो गए। तो हो क्या रहा है कि हम लोगों ने एक बार कोड लिख दिया, अब इसको जितनी बार मन हो, 10 बार 15 बार जितनी बार मन हो हम लोग करा सकते हैं प्रिंट, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम लोगों को समझने वाली है कि हम लोगों को अगर खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर में डूम कोडिंग की आगे कुछ चेंजमेंट करना हो या इसी को हटाकर कुछ और लिखना हो, तो हम लोग सिर्फ पूरे में नहीं करेंगे। यहाँ 3 जो लिखा है इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आए मान लो उसके आगे हमको चैनल भी लिखना है, तो मैंने कहा चैनल, ठीक है। तो चैनल लिख दिया। अब मैं इसको करूँगा रन। तो रन करने पर क्या होगा, यहाँ पर देखो उसके अंदर बदलाव आ जाएगा, तीनों जगह डूम कोडिंग चैनल लिख के आ गया। इससे ये हमें फ़ायदा होता है कि हम लोग अगर इसको 10 जगह 20 जगह यूज़ कर चुके हैं तो 10-20 जगह हमको चेंज करने नहीं जाना है।
हमको वहाँ पर चेंज करना है जहाँ पर हमने उसको डिफाइन किया है, बस उस कोड के अंदर चेंज कर देना है, बाकी जगह अपने आप चेंज हो जाएगा। ये कितने सूटेबिलिटी हमको मिल जाती है भैया। इतना क्लियर हो चुका है कि सिंटेक्स क्या है, और इसको हम लोगों ने फंक्शन बनाकर एक यूज़ करके भी देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट आर टू फंक्शन दैट प्रिंट्स डूम कोडिंग एंड शुभम। मतलब दो फंक्शन बनाओ जो डूम कोडिंग, एक मतलब डूम कोडिंग प्रिंट कराएगा, एक शुभम प्रिंट कराएगा। तो बहुत ही सरल सा है क्वेश्चन है। अभी इसको ज़्यादा हम लोग लेंथी नहीं ले जा रहे हैं, स्टार्टिंग में बस बेसिक आपका मजबूत हो। अभी वीडियो को लास्ट तक बहुत आराम से एडवांस भी चलेगा। तो डूम कोडिंग प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन तो बना हुआ है ऑलरेडी। अब एक और हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग करते क्या है, वॉइड, ठीक है, वॉइड, एक सेकेंड। अब यहाँ पे शुभम नाम से बना सकते हैं या फिर आप जिस नाम से बनाना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेलिंग पे बिल्कुल ध्यान देना है, अक्सर गलतियाँ यहीं पे हो जाती हैं। पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है। तो ये क्या हो गया, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो गया। अब क्या करना है जनाब, अब हम लोग को यहाँ पर आना है इंट मेन के अंदर नहीं, अभी बाहर। तो डिफिनेशन बनानी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड शुभम और यहाँ पर पैरेंथेसिस ब्रैकेट और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को इसका कोड लिखना होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका कोड में मान लो इसी को कॉपी कर लेते प्रिंटफ को, जब सेम चीज़ ही लिखनी है तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी और डूम कोडिंग के अंदर बस यहाँ पे शुभम लिख देना है। तो हमारा जो क्वेश्चन बोला गया है वो छोटा या बड़ा ये मुझको नहीं देखना है। अभी मेरा क्वेश्चन जो बोला गया वो काम कर रहा है या फिर ये नहीं कर रहा है, ये देखना है। अब बीच में जो डूम कोडिंग हम लोग ने यहाँ पे लिखा है इसको हटाकर यहाँ पे कर देते हैं शुभम। तो यहाँ पे शुभम कर दिया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दिया और लास्ट में सेमीकोलन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस पर क्लिक करोगे तो देखो दिख भी जाएगा कि यहाँ पे 3 जगह इसको लिखा गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको अगेन रन करने वाला हूँ। रन करने पे देखो सबसे पहले डूम कोडिंग चैनल लिख के आया, फिर शुभम लिख के आया, फिर डूम कोडिंग चैनल लिख के आया। अब इस चीज़ से हमको ये समझ में आता है कि जो फंक्शन पहले कॉल किया गया है वो पहले आएगा। तो डूम कोडिंग पहले किया गया तो डूम कोडिंग आया, फिर शुभम किया गया तो शुभम आया, उसके बाद फिर डूम कोडिंग किया गया तो फिर डूम कोडिंग आया। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन काम करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ समझी कि सबसे पहले प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन इसलिए किया जाता है जिससे कंपाइलर समझ जाए कि इंट मेन फंक्शन के अलावा भी और भी फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में डिफिनेशन इसलिए लिखते हैं जिसके अंदर कोड लिखा जाता है, और कॉलिंग का मतलब क्या होता है, उसका यूज़ करना। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर आप चाहें तो ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ना करें, ठीक है। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन अगर नहीं करते हैं तो ये जो आपने अदर फंक्शन बनाए हैं जैसे कि यहाँ पे डूम कोडिंग और शुभम वाला, तो इसको आपको उठाकर क्या करना होगा, यहाँ से कट कर लीजिए और कट करने के बाद में यहाँ पे मेन फंक्शन के ऊपर आपको लिखना होगा। ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान देनी है, ठीक है। तो अब हम लोग ने क्या किया, जो 2 फंक्शन हमारे पास हैं ये वाले, इनको हम लोगों ने मेन फंक्शन के ऊपर लिख दिया है जनाब, ठीक है। अगर आप मेन फंक्शन के ऊपर कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो आपको उसको फिर प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ से प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हटा भी देते हैं तब भी ये वर्क कर जाएगा। तो मैंने हटा दिया। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखो ये रन करेगा बाकायदा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एज अ सी स्टैंडर्ड अगर हम लोग देखें, जितने लोग भी सी यूज़ करते हैं तो कोई भी गिने चुने लोगों को छोड़कर मेन फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं बनाता है। बनाए जा सकते हैं, कोई कठिन गलत बात नहीं है, पर हम लोग ये जो फंक्शन है उनको हमेशा मेन फंक्शन के नीचे बनाते हैं, ठीक है, जिससे चीज़ें क्लियर रहें। तो नीचे बनाने पर क्या करना होगा, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करना होगा जनाब, ठीक है। क्या करना होगा, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करना होगा। ओके, चलिए भैया इतना समझ में आया हम लोगों को। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, अब राइट अ फंक्शन दैट प्रिंट्स गुड मॉर्निंग इफ अ डे एंड गुड नाइट इफ अ नाइट, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस तरीके का फंक्शन बनाओ कि अगर दिन है तो यूज़र अगर डालता है डी तो दिन है तो हो जाएगा गुड मॉर्निंग और नाइट है तो हो जाएगा गुड नाइट, ऐसा मैसेज प्रिंट हो। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से, जैसे हम लोगों ने 2 फंक्शन अभी बनाए हैं उसी तरीके से और फंक्शन बनाना होगा। तो मैं सारे कोड को हटा देता हूँ सबसे पहले, जिससे आपको बिल्कुल भी ये ना लगे कि भाई कहाँ पर क्या चेंजमेंट किया है। सबसे पहले तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम लोगों ने सारा कोड हटा दिया है। स्टार्टिंग से यहाँ पर सबसे पहले डिक्लेरेशन कर देते हैं। तो यहाँ तो पता है ना कि आपको प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो रहा है, तो अब यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले वॉइड लिखा,
एक मैं गुड मॉर्निंग नाम से फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन की पहचान जो होती है वो लगा दिया सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पर एक बनाऊंगा गुड नाइट नाम से, ठीक है, गुड नाइट, ठीक, और इसकी पहचान लगा दिया सेमीकोलन। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर नीचे और इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गुड मॉर्निंग वाले को ही डिफाइन करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग। और एक बार टेस्ट करने से पहले आप स्पेलिंग चेक कर लिया करिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि स्पेलिंग इसमें गलत हो जाए, ठीक है, आप लोगों की। गुड मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, मैसेज प्रिंट कराते हैं प्रिंटफ के जरिए, पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनेगा यहाँ पे, क्योंकि प्रिंटफ भी आपका एक तरीके का फंक्शन है जिस पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डबल कोट में सिर्फ इतना लिखना होगा यहाँ पे गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे डबल कैपिटल जी करके, देखने में अच्छा लगेगा। ओके, तो गुड मॉर्निंग। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे और इसी तरीके से एक गुड नाइट का फंक्शन बनाएंगे। तो वहाँ पर हम लोग कर लेते हैं डायरेक्ट इसको कॉपी, जहाँ पर मॉर्निंग लिखा हुआ है बस वहाँ पर चेक करना है, हम लोग को चेंज कर देंगे यहाँ पे नाइट, NIGHT नाइट, और यहाँ पर मॉर्निंग जहाँ लिखा है यहाँ पर भी नाइट कर देंगे, NIGHT नाइट। अब इसको हम लोग इस तरीके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मैच कर रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये भी मैच कर रहा है। ओके, अब हम लोग फंक्शन को कॉल कराएंगे। तो कॉल कराने से पहले यूज़र से हमको वैल्यू लेनी पड़ेगी कि भैया दिन है तो D डालो, अगर रात है तो N डालो। तो इस तरीके का हम लोग सबसे पहले तो यूज़र को बताएंगे कि डालना क्या है। तो हम लोग प्रिंटफ का यूज़ करने वाले हैं। प्रिंटफ का यूज़ करते करते यहाँ पर फटाक से एक मैसेज दे देना है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, एंटर डी इफ़। अगर कुछ लोग यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे तो एक चीज़ आपको यहीं से क्लियर हो गई होगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। और अगर ये क्लियर है तो आप समझ लें, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। एंटर डी इफ़ अ डे एंड, देखो आप समझना, एंड ई इफ़ अ नाइट। आई होप कुछ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, इंटर मारेंगे। अब हम लोग यूज़र से डी या ई एक कैरेक्टर ले रहे हैं, तो हम लोग को एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना दिया। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, स्कैनअप फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। तो स्कैनअप फंक्शन यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग यूज़र से ले रहे हैं कैरेक्टर डेटा टाइप, तो %C लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में हम लोग को एड्रेस ऑफ का साइन लगाना होता है, जिसको हम लोग एम्परसेंड या फिर अगर लोकल भाषा में बोले तो एंड बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब कहाँ पे हम लोग स्टोर कराएंगे, तो CH के अंदर जो वेरिएबल का नाम है, ठीक है। अब हम लोग सेमीकोलन लगा दिए। अब अगर मैंने जो बात कही थी कि कुछ लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इफ एल्स का यूज़ करने वाले हैं। जहाँ पर दिन है तो देखो इफ़ अ डे, अगर दिन है तो क्या होगा, डी कॉमन हो जाएगा। कहाँ पर, CH से। मैं दिखाता हूँ आपको। इफ़ इंटर दबाया, कंडीशन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, CH वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर इक्वल इक्वल का साइन लगाएंगे और चेक करेंगे कि अगर CH के अंदर आया है D, CH के अंदर अगर D आया है तो हम लोग कौन सा फंक्शन कॉल कराएंगे, गुड मॉर्निंग फंक्शन कॉल कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्यों ना यहीं से कॉपी कर लें इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग पे अगर बाई चांस मिस्टेक होती है तो उससे अच्छा है कि यहीं से कॉपी कर लिया जाए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाए। लास्ट में सेमीकोलन ना भूले लगाना। अगर CH की वैल्यू D के इक्वल है तो गुड मॉर्निंग वाला फंक्शन चलाओ, अन्यथा यहाँ पे एल्स फंक्शन चलाओ। एल्स फंक्शन में क्या हम लोग कर सकते हैं, गुड नाइट, तो हम लोग यहाँ पर गुड नाइट कर सकते हैं। और छोटी मोटी चीज़ों पे जैसे अगर किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा मेरे लेक्चर्स को तो वो कहेगा भैया एल्स के आगे आप कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहे हो, तो नहीं लगाना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी मन है तो आप लगा देना, ऐसे भी हो जाएगा वर्क। ओके, अभी यहाँ तक तो देखो कोई हम लोग को एरर ऐसा डायरेक्टली शो नहीं हो रहा है। इसको रन करके देखते हैं, बाई चांस एरर होगा उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। इसको रन किया, रन करने पे देखो यहाँ पर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। तो मैं अगर इसके अंदर डालता हूँ डी डालते ही यहाँ पर आया गुड मॉर्निंग, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कर दूँ, यहाँ पे \n डाल दूँ, ओके, और अगेन इसको रन करूँ और अब डालूंगा मैं इसके अंदर E,
तो यहाँ पर गुड नाइट आ गया। कितना सिंपल सा प्रोग्राम है, बन चुका है। फंक्शन का यूज़ आप समझ चुके होंगे कि प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऊपर कर देना होता है, फिर फंक्शन के अंदर जो कोड लिखना है वो डिफिनेशन लिख देनी है, ठीक है, इसको फंक्शन डिफिनेशन बोल दिए, और यहाँ पर कॉलिंग कर दिया। कॉलिंग कहाँ हो रही है, ये हो रही। मैं यहाँ पर आपको हर चीज़ दिखा देता हूँ जिससे ये ना लगे कि भैया कहाँ पर क्या कर दिया। तो मैंने कहा कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अपनी स्लाइड्स पे, चीज़ों को, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी, इसको समझते हैं। अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप चाहे कोई भी फंक्शन ऊपर लिख दें या नीचे लिख दें, कंपाइलर मेन फंक्शन से ही पढ़ना स्टार्ट करेगा, ये नियम है। चलिए थोड़ा समझाता हूँ इसको, जिससे किसी को डाउट न रहे। आते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे। अगर मान लो ये जो दो फंक्शन मैंने नीचे लिखे हैं, इनको मैं उठा लेता हूँ और इनको मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन के ऊपर डाल देता हूँ, तो अब क्या ये पहले एग्जीक्यूट होंगे? नहीं। देखो यहाँ पे कंपाइलर कैसे वर्क करता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले कंपाइलर आएगा, वो देखेगा #include stdio.h, उसने बस एक नज़र इस पे डाला, तुरंत जंप करेगा कहाँ पर, इंट मेन पर। मेन का मतलब ही क्या है, मुख्य फंक्शन, जो सबसे पहले पढ़ा जाएगा। मेन फंक्शन के अंदर वो जाएगा, देखेगा प्रिंटफ मिला उसको, उसने प्रिंटफ में जो मैसेज दिया गया है वो प्रिंट करा दिया, ओके। फिर उसके बाद में उसने देखा अच्छा एक वेरिएबल बना हुआ है कैरेक्टर डेटा टाइप का, उसने वो बना दिया। स्कैनएफ को एग्जीक्यूट करके एक वैल्यू ले लेगा। फिर उसने देखा अच्छा इफ़ कंडीशन दी गई है, इफ़ के अंदर अगर ch के अंदर d है, बाई चांस d है, तो उसने देखा अच्छा गुड मॉर्निंग फंक्शन बना हुआ है। अब उसने गुड मॉर्निंग फंक्शन देखा, तब वो जाएगा गुड मॉर्निंग फंक्शन के अंदर, और गुड मॉर्निंग फंक्शन के अंदर जाने के बाद उसने देखा अच्छा प्रिंट गुड मॉर्निंग लिखना है, उसने लिख दिया, और लिखने के बाद फिर से वो आ गया यहाँ पर। अब अगर इफ़ के अंदर ये कंडीशन चल चुकी है तो एल्स कंडीशन नहीं चलेगी और रिटर्न 0 होकर प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पर बाई चांस ch के अंदर d नहीं मिलता है तो वो एल्स के पास आएगा। जब इफ़ नहीं चलेगा तो वो देखेगा अच्छा गुड नाइट फंक्शन भी है, तब वो जब यहाँ पर गुड नाइट फंक्शन देखेगा तो गुड नाइट के पास जाएगा, और उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा, मान लो यहाँ पर प्रिंटफ लिखा है तो गुड नाइट प्रिंट करा देगा। अगर कोई और कोड लिखा होता तो वो उसको प्रिंट करा देता, बिल्कुल ठीक। इतना समझ में आया। अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर मेन फंक्शन से ही कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, अ फंक्शन गेट्स कॉल्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम मेन। कोई भी फंक्शन अगर आप बना रहे हो तो चाहे डायरेक्टली कॉल्ड हो या इनडायरेक्टली कॉल्ड हो, फिर से समझो, चाहे डायरेक्टली सामने से कॉल्ड हो या इनडायरेक्टली कॉल्ड हो, होता वो मेन फंक्शन से ही है। मतलब चलेगा वो मेन फंक्शन से ही, चाहे डायरेक्टली चले चाहे इनडायरेक्टली चले। और इसका एग्जांपल मैं लास्ट में आपको एक प्रोग्राम बनाकर दूंगा, उसमें आप समझ जाएंगे, ठीक है। देयर कैन बी मल्टीपल फंक्शंस इन अ प्रोग्राम, मतलब आप फंक्शन को जितनी चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं और जितने चाहे उतने फंक्शन बना सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। यूज करने के लिए भी कोई लिमिटेशन नहीं है, और फंक्शन बनाने की, मान लो 1 बनाया 2 बनाया, जितने मनो उतने बनाओ, बस यूज हो रहे हो फालतू में मत बनाओ, ठीक है। अगर कोई चीज़ 3 से या 4 बार रिपीट हो रही है तो आप उसका एक फंक्शन बना सकते हो, ये एक अच्छा रूल माना जाता है। 3 बार या 4 बार अगर आपको कोई चीज़ रिपीट करनी पड़ रही तो उसको एक फंक्शन बनाकर उसका नेम यूज़ कर लो, सबसे बढ़िया माना जाता है। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब समझते हैं कि फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं। जब मैंने कहा था कि प्रिंटफ भी एक फंक्शन होता है, अभी आगे बात करेंगे, अब उसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फंक्शन 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन, और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब अभी तक हम लोग, आप देख रहे थे कि हम लोग यूज कर रहे थे स्कैनएफ का एंड प्रिंटफ का, अभी तक जब तक हम लोग ने फंक्शन नहीं पढ़ा या फिर अभी तक भी फंक्शन के अंदर भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये फंक्शन कौन से फंक्शन है, ये स्पेशल फंक्शन है जो कि सी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी बने हुए आते हैं। सी जब से बनी है, सी का कंपाइलर जब से बना है, तब से सी के अंदर ये फंक्शन बने हुए हैं। एक स्कैनएफ हो गया, प्रिंटफ हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, और आपका पावर फंक्शन हो गया। ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो पहले से बनकर आए हुए हैं। तो ये इनबिल्ट फंक्शन मान लो, जो कि इनके नाम भी रजिस्टर्ड है, स्कैनएफ, प्रिंटफ, इनके नाम से आप कोई फंक्शन बना नहीं सकते हो, ये पहले से बन के आते हैं। एक होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो अभी हम लोग बना रहे थे, जैसे मैंने डूम कोडिंग नाम दिया, ठीक है, या फिर गुड मॉर्निंग नाम से बनाया, ठीक है, गुड मॉर्निंग या फिर गुड नाइट नाम से बनाया, ये सब थे यूज़र डिफाइंड फंक्शन।
जहाँ पर डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड मतलब उसका नाम क्या रखना चाहते हो, उसका कोड क्या रखना चाहते हो, वो सब प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने दोनों फंक्शन देख लिए, प्रिंटफ, स्कैनफ, लाइब्रेरी फंक्शन एंड जो अभी फंक्शन बनाए थे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन, दोनों तरीके के फंक्शन देखे हम लोगों ने। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। अगर कोई फंक्शन है वो वैल्यू ले रहा है, मतलब कोई फंक्शन टेक कर रहा है वैल्यू, मतलब ले रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, जो वैल्यू फंक्शन लेता है उसको बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक, और जो वैल्यू देता है, मतलब एक उसके अंदर टास्क परफॉर्म करने के बाद अगर वैल्यू वो दे रहा है रिटर्न में, वो भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसे भी प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पर वैल्यू वो वापस करेगा, तो उसको बोलते हैं रिटर्न वैल्यू। ठीक है, जहाँ पर रिटर्न कीवर्ड यूज होता है। ओके, तो ली बाई वैल्यू पैरामीटर्स और दी बाई वैल्यू रिटर्न वैल्यू। अब आते हैं यहाँ पर पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, एक लाइन में आपको बताता हूँ, फिर अभी एग्जांपल भी दिखा दूंगा आगे। आर्ग्यूमेंट्स जैसे मैंने कहा कि ली भाई वैल्यू, टेक वैल्यू क्या कहलाती है, पैरामीटर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरामीटर। पर जब वही वैल्यू कहाँ पर दी जाती है, कॉलिंग फंक्शन के अंदर दी जाती है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे दी जाती है। कॉलिंग फंक्शन के अंदर जब कोई कौन देता है, मेन फंक्शन देगा, या फिर जिस फंक्शन के अंदर आप उस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं वो फंक्शन देगा। जनरली मेन फंक्शन, अभी मान के चलो अगर मेन फंक्शन कोई वैल्यू दे रहा है किसको, दूसरे फंक्शन को, तो वो कहलाती है आर्ग्यूमेंट। और वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होती है आर्ग्यूमेंट, बनाऊंगा तब। अब अभी तक हम लोग कौन कौन से फंक्शन टाइप के यूज़ कर रहे थे, तो देखो एक आर्ग्यूमेंट ये वाला यूज़ कर रहे थे जिसके अंदर हम लोग सिर्फ वैल्यू को ना तो दे रहे थे ना वैल्यू ले रहे थे, मतलब जिसमें हम लोग सिर्फ प्रिंट करा रहे थे। जब किसी फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू सिर्फ प्रिंट कराई जा रही है या फिर सिर्फ वैल्यू चलाई जा रही है, उससे ना कोई वैल्यू ली जा रही है, मतलब टेकन भी नहीं किया जा रहा है, और ना उससे कोई वैल्यू दी जा रही, मतलब गिव भी नहीं किया जा रहा है, तो वो इस तरीके का फंक्शन है। अब ये सेकेंड वाला फंक्शन कैसा है, इसमें वैल्यू दी तो जाती है, मतलब गिव तो की जाती है, पर टेक नहीं की जाती, ली नहीं जाती। क्या नहीं किया जाता, टेक नहीं की जाती। तो इसमें वैल्यू सिर्फ हम लोग दे रहे हैं पर इससे रिटर्न में कोई वैल्यू ले नहीं रहे। तो देने का क्या तरीका है, हम लोग जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट बना रहे थे अभी तक, इनके बीच में हम लोग उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसके अंदर हम लोग वैल्यू देना चाहते हैं, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। अब ये तीसरे तरीके का आर्ग्यूमेंट देखो, इसमें क्या होता है कि हम लोग बाकी सब सेम है, इसमें वैल्यू हम लोग देते भी हैं, गिव भी करते हैं और टेक भी करते हैं, मतलब लेते भी हैं दूसरे फंक्शन से। दूसरे फंक्शन को वैल्यू दी जाती है, फिर उसमें प्रोसेस होने के बाद उससे वैल्यू ली जाती है। तो इसमें देखो बाकायदा हम लोगों ने इंट ए इंट बी दो वेरिएबल को वैल्यू दी है, फिर जब प्रोसेस हो जाएगी तो इससे हम लोग वैल्यू ले भी लेंगे। लेने वक्त कौन सा फंक्शन कहाँ पर कैसे काम आता है, जब हम लोग कॉल कर रहे होते हैं तब वैल्यू ली भी ली जाती है और दे भी दी जाती है। चलिए इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले ये मान के चलो, ये वाला तो आप समझ चुके हो। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जब प्रिंट करा रहे थे तो वो इसी तरीके का आर्ग्यूमेंट था जिसमें हम लोग सिर्फ नाम लिख देते थे, कॉल करा देते थे, और वो जो प्रिंट करी वैल्यू है वो उस मेन फंक्शन के अंदर आ जाती थी। अब ये वाला जो है जिसमें हम लोग सिर्फ वैल्यू देंगे पर लेंगे नहीं, इसको भी समझेंगे, पर उससे पहले ये वाला समझ रहे हैं जिसमें वैल्यू दी भी जा रही है, मतलब ली भी जा रही है और दी भी जा रही है। ठीक है, ये वाला समझते हैं। चलो भैया इसको आते हैं लाइन से फटाफट से और विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे खोलना है VS कोड और जितना ये कोड लिखा हुआ है इसको सबको हटा देंगे। बेसिकली मुझे ये नहीं चाहिए कि आप लोग को कोई डाउट हो, कोई भी डाउट ना हो, बस यही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, मैं मेहनत कर लूँगा, दोबारा लिख लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसको हटा दिया। अब देखो सिंपल वही कोड बचा है, ठीक है, जितना आपको मालूम है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करने क्या वाले हैं, इंट ए इंट बी दो तरीके की वैल्यू यूज़र से लेंगे, फिर एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें वो दो वैल्यू को जोड़ देगा आपस में और हमको लौटा देगा जोड़ने के बाद में। मान लो एक तरीके से मैं ये मान के चलूँ, मुझे मैथ नहीं आती और मुझे दो वैल्यू जोड़नी है। ठीक है, मेरी मम्मी ने कहा 5 और +4 कितना होता है, तो मैंने उनसे 5 और 4 तो ले लिया, पर मुझे जोड़ना नहीं आता। मैंने अपने भाई से कहा कि तुम इसको जोड़ दो, तो उसने 5 और 4 जोड़ दिया और फिर मुझको दे दिया। तो अब मुझे पता है कि जब 5 और 4 9 होते हैं, तो मैंने बता दिया कि हाँ भैया 9 होते हैं। तो मैंने वैल्यू ले ली यूज़र से, पर जोड़ने का काम किसने किया, दूसरे फंक्शन ने, जो कि मेरा भाई है। इस तरीके से समझो। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फटाफट से लेन देन का काम करना ही पड़ेगा। तो प्रिंटफ में यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटर योर फर्स्ट वैल्यू, इंटर योर
ज़्यादा स्पेस नहीं, फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, स्कैनफ लेना ही पड़ेगा। तो उससे पहले एक चीज़ आपने नोटिस करी, यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल भी तो बनाना पड़ेगा, नीचे बनाने से थोड़ी काम बनेगा। इंट ए कॉमा बी। ठीक है, देखो दो तरीके की वैल्यू लेंगे, एक ए एक बी, तब दोनों को जोड़ेंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इनपुट, और यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा देंगे। इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनएफ एंटर दबाया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ये हमारे कौन से फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, वैल्यू किस तरीके की ले रहे हैं, इंटीजर, तो %d लगाएंगे, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद में वैल्यू जहाँ पर स्टोर करानी हो एम्परसेंड का साइन लगा के उसका नाम लिख दो, वेरिएबल का ए के अंदर करानी है। अब सेम चीज़ को मैं क्या करने वाला हूँ, कॉपी, और यहाँ पर फर्स्ट की जगह मैं कर दूँगा सेकेंड, और ये सब आपको भी करना होता है शॉर्टकट के लिए, और यहाँ पे ए की जगह बी कर दो। ओके, इतना क्लियर है। अब यूज़र से क्या मिल चुका है, हमको ए वैल्यू और बी वैल्यू मिल चुकी है। अब हम लोग को अपने फंक्शन पे आना है बनाने के लिए। सबसे पहले प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कर देंगे। तो हम लोग अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी तक क्या लिख रहे थे, वॉइड। ठीक, हमने आपसे कहा था कि आगे बताएंगे कि वॉइड कब लिखना है, इंट कब लिखना है। जब यूज़र से वैल्यू ली भी जा रही हो और दी भी जा रही हो, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो, फिर समझो आप ले भी रहे हो और दे भी रहे हो, तब आपको इंट लिखना है। ठीक है, अगर यूज़र से वैल्यू ना ले रहे हो ना दे रहे हो तो आप लिखो वॉइड। ठीक है, अगर यूज़र से वैल्यू ले तो रहे हो पर दे नहीं रहे हो तब भी लिखो वॉइड, पर जब ले भी रहे हो और दे भी रहे हो तब इंट लिखो। तो इस कंडीशन में हम लोग जो अभी प्रोग्राम बना रहे हैं, इसमें यूज़र से ए और बी की वैल्यू लेंगे भी और बाद में उसको जोड़ने के बाद वो वैल्यू देंगे भी, रिटर्न भी करेंगे। तो यहाँ पे इंट बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर भी इंट लगा हुआ है, इसीलिए देखो यहाँ पर रिटर्न में हम लोग 0 लिखते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न हो नहीं रही है तो हम लोग 0 ही लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम का फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो फंक्शन का नाम आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, मैं मान लो सम लिख देता हूँ क्योंकि जोड़ हो रहा है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट में। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग कैसी वैल्यू ले रहे हैं, ए और बी की वैल्यू ले रहे हैं, तो हम लोग को बताना भी पड़ेगा यहाँ पे कि हम लोग इंट ए की वैल्यू कॉमा इंट बी की वैल्यू ले रहे हैं, ये बता दिया, सेमीकोलन लगाया, और इसी को कर लेते हैं कॉपी, चूँकि डिफाइन करना है नीचे हम लोग को आकर। ऊपर देखो डिक्लेरेशन हो गया प्रोटोटाइप का। अब डिफाइन करने के लिए क्या है, बस यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड लिखना होगा। अब दो मान लो वेरिएबल की वैल्यू आई है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न, और रिटर्न के ही अंदर हम लोग जोड़ के उसको दे देंगे। ठीक है, तो रिटर्न ये भी एक कीवर्ड होता है, और a प्लस b, और ये सेमीकोलन लगा दिया। तो देखो रिटर्न में क्या दे रहे हैं, a की वैल्यू और b की वैल्यू जोड़ के दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न क्या किया, a की वैल्यू और b की वैल्यू को जोड़ के। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो ये ध्यान से देखो, a और b की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू अगर मान लो 4 आई और b की वैल्यू 3 आई, तो यहाँ पर 4 3 7 ही तो होगा तो इंटीजर ही, तो यहाँ पर इंटीजर ही रिटर्न करना भी है। आप ये नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर मान लो इसको हटाकर मैं यहाँ पर c कर दूँ, गलत हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे कर दूँ 34.23। ठीक है, इस तरीके से फ्लोटिंग वैल्यू भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इंटीजर ही रिटर्न करना है। अब चूंकि हम लोग वेरिएबल के रूप में लिखे दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, a प्लस बी की वैल्यू होगी तो इंटीजर ही, 4 आए 3 आए 2 आए 5 आए, जो भी आता है वो यहाँ पर होना चाहिए। चलो, अगर डायरेक्ट आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर मान लो मैं 12 को रिटर्न करा दूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीजर को रिटर्न करता है, वो कर देगा, पर हमारा जो प्रोग्राम का मकसद है दो चीज़ों को जोड़ना, वो नहीं होगा। तो उसको करने के लिए क्या होगा, a प्लस बी ही लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे का हम लोग प्रोसीजर समझते हैं। इतना तो हो चुका a प्लस बी, अब इसको कॉल कराना होगा। तो बेसिकली कॉल कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल और बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू आएगी उसको डाल देंगे। तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंट, और इंट के अंदर हम मान लो कोई भी एक वेरिएबल बना लेते हैं आपके हिसाब से, जो आपको उचित लगे। मान लो मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, इंट ऐड नाम से बनाया मैंने। ठीक है,
और इक्वल का साइन क्या करेगा, सिंगल इक्वल है तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर की तरीके काम करेगा। राइट साइड की वैल्यू, राइट साइड की वैल्यू क्या है, हमारा क्या है, ये हमारा ए और बी की वैल्यू जो आएगी जुड़ के वो है, और वो ऐड के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो हम लोग को ए कॉमा बी, और ये ध्यान देना है कि इंट हम लोग अभी तक यहाँ पे इंट लिख रहे थे, पर जब आप इसको कॉल कराएंगे तो वहाँ पर इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुकना। ठीक है, ए कॉमा बी लिख दिया और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। अब इस लाइन का फ़र्क समझो क्या हुआ इसमें, सम ए कॉमा बी की वैल्यू यहाँ से आई है रिटर्न होकर। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो किसके अंदर चली जाएगी, ऐड के अंदर, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट साइड की वैल्यू को उठाता है और लेफ्ट साइड के वेरिएबल में डाल देता है। तो जब इसके अंदर ये वैल्यू चली जाएगी और अगर मैं इसको प्रिंटफ करा दूं तो क्या हमें रिटर्न में वो वैल्यू प्राप्त होगी जुड़कर, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे बिल्कुल होगी, %d और कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद में हम लोग उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे और यहाँ पे लगा देंगे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाने के बाद में हम इसको करते हैं रन, और रन करने पे अभी आपको बताते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने इंट क्यों नहीं लिखा, सिर्फ ए कॉमा बी क्यों लिखा है। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम रन हो जाना चाहिए और यहाँ पे हम लोग करते हैं 5, फिर नेक्स्ट वैल्यू में 4 और इसने दिया 9, तो सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो गया। अब समझते हैं कि यहाँ पर ए कॉमा बी क्यों लिखा है, इंट ए कॉमा इंट बी क्यों नहीं लिखा। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। क्योंकि ये जो चीज़ है सम ए कॉमा बी, ये आपका आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट का मतलब वैल्यू दी जा रही है यहाँ से किसको, इस वाले फंक्शन को दी जा रही है जो बाहर फंक्शन बना है। इसमें तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू अपनी कुछ है नहीं, तो ये वैल्यू किससे ले रहा है, ये मेन फंक्शन से ले रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, जब आप कॉलिंग फंक्शन में ए कॉमा बी ऐसे लिखते हो तो वो क्या है, आर्ग्यूमेंट है। और यहाँ वाला ए बी क्या है, यहाँ वाला ए बी पैरामीटर है, क्योंकि ये वैल्यू ले रहा है, टेक कर रहा है। ठीक है, पैरामीटर है। ठीक है, या फिर है ऐसे लिख दिया। ठीक है, पैरामीटर है, तो ये आर्ग्यूमेंट है जहाँ पर वैल्यू सेंड की जा रही है, और ये ए कॉमा बी क्या है, पैरामीटर है जहाँ वैल्यू रिसीव की जा रही है। समझ में आया। इसी वजह से यहाँ पे इंट ए कॉमा बी नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी ए और बी है ना, इनिशियलाइज कर चुके हैं हम लोग, इसलिए। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू भी बाकायदा ए कॉमा बी की आ रही है, तो यहाँ पे इंट ए कॉमा बी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब थोड़ा जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा अभी तक सब कुछ, तो वो ये कहेंगे कि भैया आपने एक चीज़ कही थी कि एक सी प्रोग्राम के अंदर या फिर एक फंक्शन के अंदर हम लोग एक नाम के दो वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लो अगर ए नाम का एक वेरिएबल बना है तो दोबारा नहीं बन सकता है वो चीज़। और यहाँ तो यार इधर भी ए लिखा है और ऊपर मेन फंक्शन के अंदर भी ए लिखा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब एक फंक्शन मान लो मेन फंक्शन है, उसके अंदर आपने ए और बी नाम का वेरिएबल बना दिया तो वो सिर्फ मेन फंक्शन के लिए ही बने हैं। दूसरे फंक्शन में आप उसी नाम का वेरिएबल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर ए और बी भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो यहाँ पर x लिख दो और यहाँ पर y लिख दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो कहाँ पे आएगी, x के अंदर, और जो b की वैल्यू है वो कहाँ पर आएगी, y के अंदर। और यहाँ पर भी आपको चेंज करना होगा, x करना होगा और यहाँ पर क्या करना होगा, y करना होगा। और ऊपर भी शायद हम लोगों ने जो डिक्लेरेशन किया इसमें भी x कर दो और y कर दो। अब भी कोड सेम रन करेगा, मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। मैंने इसको रन किया, रन करने पे मैंने डाला 5 और 6, 11 आ जाना चाहिए, आ गया। ठीक है, तो नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेम नाम भी दो जगह दो फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो। मतलब एक फंक्शन के अंदर दो जगह सेम नाम के वेरिएबल नहीं बन सकते हैं, पर दो अलग अलग फंक्शन में सेम नाम के वेरिएबल बन सकते हैं। तो a की वैल्यू जाएगी x के अंदर कॉपी होकर और b की वैल्यू जाएगी y के अंदर। ठीक है, पर हम लोग मैच कर पाएँ सही से, इस वजह से सेम नाम लिखते हैं कि भैया a की वैल्यू आ रही तो हम लोग यहाँ पर a क्यों ना लिखें, a ही लिख दें, सही से समझ में आएगा। यहाँ पर b की वैल्यू आ रही तो हम लोग b क्यों ना लिखें, b लिख दें, ये भी सही से समझ में आएगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पर x y ना यूज़ करके a और b यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉपी करने का कोई रूल टूट नहीं रहा है और हम लोग काम भी आसानी से हुआ जा रहा है, इस वजह से हम लोग ये करें। ठीक है, ओके भैया।
फिर से आ जाते हैं स्लाइड्स पे। स्लाइड्स पे आने के बाद में आपको इतना समझ में आया, दो चीज़ें समझ में आई। एक ये पहला वाला तो हम लोगों ने बनाकर देखा ही था, जिसमें हम लोग सिर्फ प्रिंट करा रहे थे और कुछ नहीं करा रहे थे। अब एक ये वाला बनाकर दिया जिसमें यूज़र से वैल्यू ली और उससे वैल्यू रिटर्न भी करी, रिटर्न कीवर्ड के थ्रू, और उसमें प्रोसेस क्या किया, दोनों वैल्यू को जोड़ दिया। आप घटा भी सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला भैया नहीं बताया हमको, जिसमें सिर्फ वैल्यू ली तो जा रही है पर दी नहीं जा रही है। तो चलिए इसको भी बता देते हैं। इसमें तो और ही सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है जनाब, बस आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को। आप खुद इन चीज़ों को करके देखिएगा एक दो बार, आपको बिल्कुल सरल लगेगा। इसमें क्या करने वाले हैं, यूज़र से एक नंबर लेंगे, उसकी टेबल हम लोग प्रिंट करा देंगे। फिर बताता हूँ, यूज़र ने एक नंबर दिया, उसकी टेबल मतलब उसका पहाड़ा हम लोग ने प्रिंट कराया। तो यूज़र से नंबर तो लेकर आए हैं दूसरे वाले फंक्शन के अंदर, पर वापस कुछ नहीं देना है, सिर्फ प्रिंट कराना है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ इंट n कर देते हैं और इतना कोड यहाँ से पूरा हटा देते हैं, ठीक। और यहाँ पर एक जगह n कर देते हैं, ठीक है। और इंटर योर फर्स्ट की जगह वैल्यू लिख देते हैं और नीचे सारा जो लिखा है उसको हटा देते हैं, ओके। ऊपर भी जो लिखा है उसको भी हटा देते हैं, ठीक। अब इतना तो यहाँ जानते होगे यार, यहाँ पे वेरिएबल बनाया, यूज़र से कहा कि वैल्यू दो और वैल्यू हम लोग ने n नाम के वेरिएबल के अंदर ले ली। इतना आपको करना आता है। अब ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर हम लोग बनाएंगे, चूँकि यहाँ पर यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू टेक कर रहे हैं किससे, मेन फंक्शन से, और उसको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हैं, तो वॉइड यूज़ होगा जैसे अभी नियम में बताया था। और यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, नाम लिखेंगे प्रिंट टेबल। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे प्रिंट टेबल लिख रहा हूँ चूँकि यहाँ पे टेबल प्रिंट होगी। लास्ट में सेमी कॉलन, पर इसके अंदर हम लोग को इंट n लिखना होगा, इंट n से ही तो वैल्यू लेनी है, ओके। अब हम लोग इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और करते हैं नीचे डिफाइन। डिफाइन में हम लोग कोड लिखेंगे जो क्या करेगा, एक टेबल प्रिंट करके देगा। कितना आया, इतना आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, फॉर, और फॉर लिखने के बाद में यहाँ पर पैरेंथेसिस ब्रैकेट। और देखो लूप तो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, हाँ या ना, आते हैं सबको। बाई चांस किसी को ना आता हो कमेंट में बता दो, और जाकर वीडियो बिल्कुल आसानी से देख लो, जाकर समझ में आ जाएगा। सारे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप सब पढ़ा रखा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर इंट आई बना लेते हैं, और पहाड़ा कहाँ से, 1 से स्टार्ट होता है तो आई की वैल्यू 1 रख देंगे, नहीं तो 0 भी रखा जा सकता था, पर पहाड़ा हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, मतलब टेबल प्रिंट करा रहे हैं तो 1 से स्टार्ट होगी। अब आई की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, 10 तक, मतलब 10 ही तक तो जाएगा। आई की वैल्यू जब तक 10 के बराबर ना हो जाए, ठीक है, तब तक उसको क्या करते रहो, रिपीट करते रहो, आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट करते रहो, ओके। ये कोड बन गया हमारा पहाड़े का। अब इसमें बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्रिंटफ में आएंगे। प्रिंटफ में आने के बाद में यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क में %d के बाद एक \n लगा देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद में i की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देंगे n से, मतलब n की वैल्यू क्या है जो यूज़र देगा, हो सकता है n की वैल्यू 4 हो, ठीक है, n की वैल्यू क्या हो, 4 हो, मैं मान के चलता हूँ। i की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट राउंड में 1 होगी, सेकंड राउंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10 तक जाएगी। तो जब फर्स्ट राउंड में 1 होगी तो 4 1 जा 4, फिर 2 होगी तो 4 2 जा 8, फिर 4 3 जा, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। 4 का 4, 4 9 8, 4 3 12, 4 16, ऐसे पहाड़ा बन जाएगा। मतलब i की वैल्यू 1 से 10 तक जाएगी और n की वैल्यू सेम रहेगी और गुणा होता जाएगा आपस में, ठीक। सेमी कॉलन लगाया। अब हम लोग को बस ये फंक्शन को कर लेना है कॉपी यहाँ से, और कहाँ लाकर करना है इसको पेस्ट, यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर। आप यूज़ कहीं और भी कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आगे दिखाऊंगा कि एक फंक्शन, मान लो जैसे मैंने यहाँ पर एक अलग फंक्शन बनाया, ऐसे 2 फंक्शन बना लें और आपस में भी इनको कैसे लिंक कर सकते हैं, नेस्टेड फंक्शन बोल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब चूंकि यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि ये आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट में इंट नहीं लिखना होता है, तो इंट हटा देंगे बस, ठीक है, इंट हटा दिया। अब हम लोग बस क्या करने वाले हैं, ये मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया, इसको रन कराने वाले हैं। अगर सब चीज़ें सही होंगी तो हमारा यहाँ पर टेबल प्रिंट हो जाएगा। मैंने कहा 4 का प्रिंट कर दो, तो इसने कहा ये लो भैया पूरा प्रिंट कर दिया, और ये आपके सामने आ चुका है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इससे कहने वाला हूँ अगेन इसको रन करूँगा। रन करने के बाद में भैया मुझे 5 का भी टेबल प्रिंट करा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का प्रिंट करा दिया। ओके क्लियर। इस तरीके से हम लोग ने एक्सटर्नल एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर सारा लूप का कोड लिख दिया जो कि हमने यूज़ कर लिया इसको कहाँ पर, मेन फंक्शन के अंदर। सिर्फ नाम लिखा उस फंक्शन का और ये सारा कोड यूज़ कर रहे हैं। चाहे तो उसको 4 बार 5 बार जितनी बार मन हो उतनी बार अलग अलग जगह जहाँ जहाँ मन हो वहाँ वहाँ यूज़ कर सकते हैं। भैया क्लियर हो चुका। तो अब हम लोग ने यहाँ पे देखा कि n वाली वैल्यू यूज़र ने दी और ये वाली n वाली वैल्यू इसके थ्रू कहाँ पर पहुँच गई, इस वाले फंक्शन के अंदर। और ये यहाँ पर आ चुकी, इस जगह कॉपी हो चुकी इस int n के अंदर। कॉपी होने के बाद में ये फॉर लूप चला, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ और हमारा कोड चल पड़ा। क्लियर। तो ये वाला भी हम लोग ने देख लिया कि यहाँ पर जहाँ यूज़र से वैल्यू ली जा रही है, यूज़र से नहीं एक तरीके से मेन फंक्शन से वैल्यू ली जा रही है पर दी नहीं जा रही है। ये मत सोचना कि लूप चल रहा है तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, रिटर्न नहीं की जा रही, उसी में प्रिंट हो रहा है, बस उसका नाम लिख के हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वैल्यू जब रिटर्न की जाती है, जब जैसे कोई चीज़ वैल्यू मान लो 2 A और B की वैल्यू दी थी, उसमें कोई काम होता और फिर उसका रिजल्ट हमको रिटर्न किया जाता, तब वैल्यू रिटर्न मानी जाती है। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं। फिर से दिखा देता हूँ, यहीं पे कोड लिखा हुआ है। मान लो जैसे ये इंट n है, ठीक है, ये वैल्यू सेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला इंट n है, ये क्या है, इसको आप बोल सकते हो भैया ये है आपका पैरामीटर, ठीक। अब इसमें कुछ मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस लिख रखे हैं, इनको मैं आपको बता देता हूँ। 90% केस में एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। सी के जब फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये लोग पूछ देते हैं कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है। 3 नंबर 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आएगा, अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग नंबर आप लोगों को मिल जाते हैं जनाब, और इसको समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, एक साइड में आर्ग्यूमेंट और एक साइड में पैरामीटर लिखा हुआ है। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में समझते हैं, वैल्यू दैट आर पास्ड इन फंक्शन कॉल आर्ग्यूमेंट कहलाती है। और थोड़ी देर पहले दिखाया था कि कहाँ पर, जहाँ पर कॉल करा जा रहा है वहाँ पर जो वैल्यू पास होती है वो कहलाती है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये तो सही है। वैल्यू इन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन, जहाँ पर डिफिनेशन में लिखी जाती है वो पैरामीटर कहलाती है। चलिए दिखाता हूँ यार, आपको लगे हाथ, यहाँ पर अभी दिखाया था। ये देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, हाँ या ना। ये कहाँ पर है, यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन, ये कॉलिंग है, ठीक है, यहाँ पर कॉलिंग हो रही है। इस जगह पर जो होता है वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है। ओके, और वहीं पर यहाँ पर देख लो, जहाँ पर वैल्यू देखो यहाँ पर डिफिनेशन के अंदर लिखी गई है, ये आपका पूरा डिफिनेशन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफिनेशन के अंदर जो लिखा जाता है वो आपका कहलाता है पैरामीटर। ओके, तो अब हम लोग आ चुके हैं, अब यहाँ पर आते हैं, ये पॉइंट क्लियर। यूज टू सेंड वैल्यू, ये क्या करता है, वैल्यू को सेंड करता है आर्ग्यूमेंट। और पैरामीटर क्या, रिसीव। ठीक है, क्लियर। नीचे वाला एक चीज़ समझ लो कि जो आर्ग्यूमेंट होते हैं इसको भी हम लोग पैरामीटर बोल सकते हैं, पर इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। जो सही में पैरामीटर्स होते हैं जो यूजर से मिलते हैं, इसको आर्ग्यूमेंट को हम लोग एक्चुअल पैरामीटर भी बोल सकते हैं। और ये वाले पैरामीटर जो कि रिसीव कर रहे हैं ये आपके फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। ओके भैया क्लियर। आते हैं नोट पे। नोट पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। फंक्शन कैन ओनली रिटर्न 1 वैल्यू एट अ टाइम। इतना समझ के चलो कि जैसे हम लोगों ने क्या किया था, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ले रहे थे, आप सी की भी ले लो, डी की भी ले लो, पर जब रिटर्न करेगा, ठीक है, जब रिटर्न करेगा तो मान लो ये सारी वैल्यू को जोड़ दिया या फिर इसका प्रतिशत निकाल लिया या फिर घटा दिया, जो भी करना कैलकुलेशन कर लो, पर एक ही वैल्यू मतलब आनी चाहिए रिजल्ट में। एक ही बार एक ही वैल्यू एक टाइम पे दे सकता है फंक्शन, मतलब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में ओनली रिटर्न 1 वैल्यू एट अ टाइम, एक समय पर एक ही वैल्यू सेंड कर सकता है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं 2 रिजल्ट निकाल लेता हूँ, वो दोनों रिजल्ट भेज देता हूँ रिटर्न से। मान लो यहाँ पर एक में 2 दूसरे में 3 ऐसे भेज दूँ, ये नहीं हो सकता है। आपको पूरा एक वैल्यू बनानी पड़ेगी रिजल्ट में, और एक वैल्यू एक समय पर जा सकती है। दूसरा, चेंजेस टू पैरामीटर्स इन फंक्शन डोंट चेंज द वैल्यू इन कॉलिंग फंक्शन। मान लो एक है आपका मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर आपने वैल्यू बनाई, ए के अंदर कोई वैल्यू डाल दी 100, ठीक है, और उसके अंदर एक और फंक्शन है आपका जो आपने बनाया, मान लो मैं यहाँ बनाता हूँ प्राइस नाम से, ठीक है, प्राइस नाम से फंक्शन बनाया,
और इसके अंदर भी वही वैल्यू है 100। अब आप यहाँ पर 100 में क्या करा देते हो, 3 ऐड करा देते हो, तो यहाँ पर क्या हो गई वैल्यू 103 हो गई। पर यहाँ पर एक ही वैल्यू 103 है, पर यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू 103 नहीं होगी, जबकि फंक्शन का नाम ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। आप इसको 103 को यूज़ कर सकते हो, कैसे, इस फंक्शन का नाम लिखकर प्राइस लिख दो, पैरेंथेसिस बना दो, काम हो जाएगा, पर ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। टाइम ही तो लगेगा पर कुछ कठिन नहीं है, यहाँ पर हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले जितना लिखा हुआ है इस सबको हटा ही देते हैं, बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे हमको नहीं रखना है, ठीक है। अक्सर मैंने YouTube पे बहुत लोगों की वीडियोस देखी है, उसी में चेंजमेंट कर देते हैं, तब बच्चों को वहीं पे डाउट आने लगता है। मेरे हिसाब से, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसा होता है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर इसको हटा दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं पर देंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं वॉइड रेट या फिर प्राइस नाम से। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो भी मान लो पर्टिकुलर पैसे हैं या फिर किसी चीज़ का प्राइस है, किसी भी चीज़ का, कोई एक पेन का, एक किताब का, एक बुक का, कुछ भी किसी भी चीज़ का प्राइस है, उसमें 18% GST ऐड करने का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग प्राइस नाम से एक फंक्शन बनाए यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग यूज़र से लेंगे भी वैल्यू। तो मान लो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट वेरिएबल का नाम ए रखेंगे, अभी से तय कर लिया, यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे, ठीक है। और ये हम लोग पूरा कर लेते हैं Ctrl+C, और अब हम लोग यहाँ पर आते हैं Ctrl+V। अब यहाँ पे सेमी कॉलन हटा के कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर कोड लिखते हैं। समझना मेरी बात, जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं ए, ठीक है। ए पहले तो यहाँ पर एक चीज़ और कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे वॉइड लिखा है, तो वॉइड के अंदर जो इंट ये लिखा है, इंट ना करके फ्लोट करते हैं। फ्लोट क्यों करेंगे, क्योंकि जब मान लो 18% GST ऐड होगी तो हो सकता है कि वैल्यू हमारी किसमें, दशमलव में आए, तो हम लोग को कोई भी रिस्क नहीं लेना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्लोट मान के चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इंट की बजाय फ्लोट करके चलना है, ठीक है, क्योंकि जब आप दशमलव में वैल्यू देंगे 0.18% होता है 18% GST, तो वहाँ पे फ्लोट में वैल्यू जा रही आ रही, तो हम लोग फ्लोट मान के चलते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे फ्लोट, FLOAT फ्लोट, और फ्लोट में ए नाम का वेरिएबल, उसके अंदर वैल्यू मान लो किसी बुक का प्राइस मान लो 100 रुपये है, ठीक है। तो हम लोग को दशमलव में लिखना है 100.0, 100 रुपये है उस बुक का प्राइस, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये दूसरा फंक्शन है, मेन फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ए की वैल्यू क्या है, 100 रुपये, हाँ या ना, ए की वैल्यू क्या है 100 रुपये। इक्वल का निशान लगाया, ए में हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं यहाँ पर कितना, 0.18 से गुणा करा के, क्योंकि 18% मतलब क्या होता है 0.18, ठीक है। और इनटू करा दिया, किससे, ए से ही करा देंगे। ए की वैल्यू कितनी, 100। जब 100 का गुणा 0.18 से होगा तो 18 आंसर आएगा। 18 का आप जोड़ दोगे किसमें, ए में, तो ए की वैल्यू कितनी है 100, और 100 में 18 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 118, ठीक है। ओके, इतना क्लियर। तो यहाँ पे ये एक हमारा बन चुका है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ भी कराएंगे। अब प्रिंटफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेंथेसिस, डबल कोटेशन मार्क, %f लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू है, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में जनाब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कॉल करा सकते हैं ए को, मतलब कॉल कराने को सिर्फ वहीं पे नहीं होता कि फंक्शन ही कॉल कराया जाता है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए को कॉल कराया जा रहा है, ठीक है। ये हो चुका जनाब। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ और तो करना नहीं है, हाँ ये लिख सकते हैं फाइनल प्राइस इज़, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। तो द फाइनल प्राइस इज़, ठीक, और यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं, और यहाँ पे बैकस्लैश n इसलिए लगाएंगे जिससे न्यू लाइन पे आ जाए हमारी पर्टिकुलर चीज़, ठीक। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, मेन फंक्शन के अंदर, और मेन फंक्शन के अंदर हम लोग इसको कॉल कराएंगे। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से इतना, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं। और Ctrl+V करने के बाद में अब ध्यान देना, फ्लोट नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉलिंग हो रही है, कॉलिंग करते समय डेटा टाइप नहीं लिखते हैं, ये मैंने बताया था, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट है ना कि पैरामीटर। सेमी कॉलन लगाते हैं, ओके, लगा दिया। अब क्या है, जब ये कोड चलेगा तो हमारा एक तरीके से कंपाइलर यहाँ पर आया, उसने देखा इंट मेन फ्लोट एक नाम का वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर डेटा टाइप होगा फ्लोटिंग, ठीक है, और उसके अंदर 100 डाल दिया।
100.0 मतलब डाल दिया। फिर हम लोग इसने देखा कि अच्छा प्राइस ए नाम का कोई फंक्शन बना है, तो वहाँ पर जाएगा प्राइस के अंदर, और प्राइस के अंदर जाने के बाद में उसने कहा ए की वैल्यू कितनी थी, 100 थी। उसके अंदर ए की वैल्यू में हम लोगों ने 18 जोड़ दिया। ठीक है, इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो 18 आएगा, तो 118 हो गया। और प्रिंट एफ कराएंगे तो यहाँ पर प्रिंट एफ में आंसर आ रहा है 100 मतलब 18। ठीक है, 118। अब इसी फंक्शन को जब यहाँ पे लिख दिया गया है तो यहाँ पर भी ये मैसेज प्रिंट होगा, द फाइनल प्राइस इज 118। ठीक है, इसको रन करते हैं। रन करने पे यहाँ पर इसने कुछ बताया क्या, ओके, अननोन टाइप नेम प्राइस, ओके, अननोन टाइप नेम प्राइस, ओके। अब यहाँ पे दोबारा से इसको अगेन रन करते हैं, क्योंकि कोड में तो मेरे को कोई गलत नहीं लग रहा है। ठीक है, कोड में कोई गलती नहीं है। ये कभी कभी जानते हो ना, इंस्टेंसेस की गड़बड़ी होती है जो किसी को रन करते हैं। द फाइनल प्राइस इज 118 मतलब 118 रुपये आ गया। कहाँ पर, मेन फंक्शन के अंदर। अब ये चीज़ देखो कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है इस समय, अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू यहाँ पर हो चुकी है 118। ए की वैल्यू देखो ही प्रिंट करा रहे हैं तो 118 हो चुकी है। बट अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं यहाँ पे printf लिखूंगा। printf के अंदर डबल कोटेशन मार्क हम लोग कर सकते हैं %d करने के बाद कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू इज, वैल्यू, ओके। यहाँ पे तो ए लिखेंगे ए, और यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू इज, वैल्यू इज। ठीक है, कॉलन लगा देंगे। ठीक, और यहाँ पे सेमी कॉलन। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 100 है, जबकि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 118 हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ की वैल्यू चेक करते हैं तो कितनी आएगी, 118 ही आएगी। ओके, रन करते हैं। रन करने पे क्या आया, 118 आया, और नीचे कितना आया, वैल्यू इज 0, वाई 0, द वैल्यू इज 0। ओके, ऐसा क्यों बताया, ध्यान से देखो, %d लगा हुआ है, %f लगाना चाहिए मेरे को, क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू है। ठीक है, और अगेन इसको रन करते हैं। अगेन रन करने पे क्या आया कि एक तरफ तो उसने बताया कि जो आपने फंक्शन लगाया हुआ है, कौन सा, प्राइस ए वाला, इसमें से जो वैल्यू आ रही है वो 118 आ रही है। ठीक है, पर आपने जो प्रिंटफ फंक्शन लगाया है मेन के अंदर, उसकी जो वैल्यू है वो 100 है। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि अगर दूसरे फंक्शन में सेम वेरिएबल की वैल्यू कुछ और है, 118 है या फिर कुछ भी चेंजमेंट है, तो हमारे कोड में चेंजमेंट नहीं हो रहा है, मतलब हमारे ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसका एक फ़ायदा कि अगर मान लो 4 डेवलपर हैं, चारों अपना अपना फंक्शन बनाकर आपको देते हैं और आपने अपने मेन फंक्शन के अंदर ऐड कर दिया, तो अगर उनके फंक्शन में कोई भी गड़बड़ी है तो उसके गलती से आपके वेरिएबल या आपकी वैल्यू जो फंक्शन की होगी वो चेंज नहीं होगी। बहुत अच्छी चीज़ है ये, इसको समझें तो, अगर देखें तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ये लाइन भी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट पे आते हैं, 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसी के साथ हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। यूज लाइब्रेरी फंक्शंस टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, मतलब लाइब्रेरी फंक्शन कौन होते हैं, जो बने बनाए पहले से होते हैं। ठीक है, तो उनको यूज़ करके हमको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आते हैं। आने पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लोट ए जैसे दिया गया है तो इसको हटा देते हैं सब कुछ, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसको भी हटा देते हैं और बिल्कुल क्लियर करके चलते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इंट ए नाम से वेरिएबल बनाया, printf पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल कोटेशन मार्क और इंटर, यहाँ पे इंटर आ वैल्यू। ओके, यहाँ पर यूज़र से कहा कि भैया अब कुछ वैल्यू दे दो। अब यूज़र कह रहा कैसे दे दें, तो उसके लिए देना पड़ेगा स्कैनएफ। स्कैनएफ में हम लोग कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं %d क्योंकि इंटीजर है, और यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद में एंड का साइन, और एंड का साइन लगाने के बाद ए, क्योंकि वैल्यू कहाँ जाएगी, ए के अंदर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद में जनाब अब क्या होगा, अब हम लोग को जो वैल्यू ले ली है, जो वैल्यू ले ली है उसका स्क्वायर रूट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो stdio.h फाइल है, इसमें क्या करो, हैश इंक्लूड
ठीक। और यहाँ पर एक फाइल और ऐड कर दो, एक हेडर फाइल और ऐड करो, math.h, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है या फिर किसी फंक्शन की पावर निकालना हो, ठीक है, वो सारे फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं वो इस हेडर फाइल के अंदर आते हैं math.h। मैथ से रिलेटेड जितने फंक्शन है, प्री बिल्ड फंक्शन या रीबिल्ड फंक्शन, वो math.h हेडर फाइल के अंदर लिखे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर वो यूज़ करना है तो अब मैं क्या करूँगा, इंट रूट नाम से मैंने एक फंक्शन, एक वेरिएबल और बनाया, इसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर। अब राइट साइड की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ये फंक्शन का यूज़ किया। आपको यहाँ पे इस तरीके से बनाना होगा पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लोग ए डाल देंगे। तो जो वैल्यू मिलेगी यूज़र से, मान लो किसी ने दिया 3, नहीं किसी ने दिया 9, तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, ठीक है। किसी ने दिया 100 तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, इस तरीके से, और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। ओके, तो यहाँ से स्क्वायर रूट निकलेगा, रूट के अंदर चला जाएगा, और रूट को हम लोग प्रिंटफ में प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो भैया प्रिंटफ के अंदर डबल कोटेशन मार्क में हम लोग कहते हैं भैया %d दे दो, %d, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रूट को प्रिंट करा देते हैं। चलिए भैया इस प्रोग्राम को करते हैं रन। लास्ट में एक और प्रोग्राम बचा है, उसको भी कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ अपना उसने बताया था ज्ञान, और इसमें बता रहा है मेन। ओके, चेक कर लेते हैं कहीं कुछ हमारी लोग से गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। stdio.h लिखा हुआ है, इंट मेन लिखा है, इंटीजर a है, a के अंदर वैल्यू ली यूज़र से, जो कि हम लोग ने a के अंदर वैल्यू डाल दी। स्क्वायर रूट में हम लोग a की वैल्यू को स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, जो कि रूट के अंदर डाल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे लग रहा है उसकी गलती है, क्या कहते हैं, आपकी इंस्टेंशंस की, ठीक है। तो मैं इसको मैनुअली रन करके देखता हूँ, अगर आप कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको देखता हूँ, ठीक है। तो फाइल का नाम है first.c, तो हम लोग लिखेंगे gcc first.c। तो आपको ये भी सीख लेना है कि कैसे हम लोग बिना एक्सटेंशन के रन कैसे करते हैं, ठीक है। ये चीज़ लिखी, तो इसने बताया ओके। तो यहाँ पर मेन फंक्शन में प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या चीज़। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट जो फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ए क्यों लिखा है, इसको हटा देते हैं पहले तो, ठीक। इसको फिर अगेन रन करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर रूट में SQRT होता है, ना कि ए एक्स्ट्रा लिखा होता है, इस वजह से ऐसा एरर छोटा सा आ रहा था, वो हम लोग को यहीं पे दिख गया, हम लोग ने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग ने कहा कि सबसे पहले तो 9 का स्क्वायर रूट 3 निकालो, 3 निकाल दिया इसने, ठीक भैया। अगेन इसको क्या करते हैं, हम लोग रन करते हैं, और रन करने पे ये तो पुरानी हिस्ट्री है, इसको हम लोग आते हैं, अगेन रन किया। अब इस बार 100 का हम लोग करेंगे, तो 100 का तो आप लोग जानते हो 10 दामा 100 होता है, तो 10 आएगा, स्क्वायर रूट 10 आ गया। तो ये फंक्शन भी बिल्कुल सही से बन चुका है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, लाइब्रेरी फंक्शन स्क्वायर रूट का यूज़ किया, जो कि एक मैथ फंक्शन है, इसलिए हमको मैथ वाली हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ा, ठीक है। ये हमारा प्री बिल्ड फंक्शन। ओके, अब दूसरा प्रोग्राम क्या करता है, राइट अ मल्टीपल नेस्टेड फंक्शन। ओके, नेस्टेड फंक्शन मतलब एक के अंदर एक, कॉलिंग अमन, शुभम एंड राम। चलिए भैया इसको भी करके देख लेते हैं। इसको करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को बस ध्यान देना होगा स्पेलिंग्स वगैरह पे, बाकी कोई कुछ कठिन नहीं है। हेडर फाइल को हटा देते हैं इसको, और यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रिंटफ ही कराना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वॉइड एक फाइल बना लेते हैं शुभम नाम से, ठीक है। फाइल क्या फंक्शन बना लेते हैं शुभम नाम से, सेमीकोलन लगा देंगे। एक मान लो हम लोग बना देते हैं यहाँ पे अमन नाम से, और यहाँ पे लगा देते हैं एक राम नाम से, शायद बताया था, या राहुल रख लेते हैं, ठीक है, राहुल नाम से। ओके, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक, इतना हो चुका। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको डिफाइन भी करना होगा। तो सबसे पहले डिफाइन करने के लिए वॉइड शुभम, और यहाँ पे फंक्शन के बाद कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे इसको इस तरीके क्लिक करेंगे तो स्पेलिंग तो गलत नहीं है, चेक हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंटफ में हम लोग को बस इतना लिखना है, माय नेम इज शुभम, ठीक है। छोटा सा फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर आपको नेस्टेड फंक्शंस के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी। माय नेम इज शुभम, SHUBHAM। मैंने आपको कहा था कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करा सकते हैं,
मतलब मेन के अंदर तो कॉल करा ही रहता है अभी तक। अब हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कराएंगे और ये आगे आपको मैंने दिखाने के लिए कहा था, अब वही चीज़ें लास्ट में आप देख लो। देखो मेन शुभम के अंदर क्या आ रहा है प्रिंट में, माय नेम इज शुभम। अब इसके अंदर हम लोग एक और फंक्शन को कॉल कराएंगे जिसका नाम होगा यहाँ पर अमन, ठीक है। तो वॉइड नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे अमन लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन जब कॉल कराते हैं तो वहाँ पर वॉइड इंटीजर ये सब नहीं लिखते हैं, आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, सिर्फ इतना लिखा। अब अमन नाम के फंक्शन को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं, अभी डिफाइन नहीं हुआ था, अब करते हैं, ठीक। और यहाँ पे अमन नाम का फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग को अमन लिखना भी पड़ेगा ऊपर, सॉरी अमन नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वॉइड लिखना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे अमन को चेक कर लेते हैं स्पेलिंग सही है, हाँ बिल्कुल सही है। कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ में सीधे मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और शुभम की बजाय बस अमन को कर देना है हम लोगों को, अमन, ठीक। अमन करने के बाद में एंटर दबाया। अमन की जगह अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राहुल फंक्शन को यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। क्या कराएंगे, कॉल कराएंगे, ठीक भैया। अब राहुल को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, राहुल को बना लेते हैं। तो वॉइड राहुल, ठीक। और राहुल के बाद में यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर यही सेम मैसेज आएगा, यहाँ पे कंट्रोल, एक सेकेंड, टैब दबाया, Ctrl+V, अमन की जगह राहुल। अब आप मेरे को बताना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी, ठीक है, उसका आंसर आप लोग देना। राहुल को चेक कर लेते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। अब मैं आता हूँ मेन फंक्शन के अंदर। अभी देखो मेन फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखा नहीं गया है, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना करूँगा, शुभम को कॉल कराऊँगा, ठीक। शुभम को कॉल कराया और मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट में, क्योंकि रिजल्ट में मेन फंक्शन ही चलेगा। तो ये बताओ शुभम के अलावा सिर्फ शुभम आएगा लिख के माय नेम इज शुभम, या फिर माय नेम इज शुभम के साथ ये भी लिख के आएगा माय नेम इज अमन, या फिर क्या लिख के आएगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, 1 सेकंड का टाइम लेकर, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो अब मैं बता रहा हूँ, ये समझो। सबसे पहले यहाँ पर लिख के आएगा माय नेम इज शुभम, फिर लिख के आएगा माय नेम इज अमन, फिर लिख के आएगा माय नेम इज राहुल, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसके रिजल्ट को देख लेते हैं, क्या यही चीज़ आ रही है। हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे। बिल्कुल वही आ रहा है, माय नेम इज शुभम, ठीक है, फिर माय नेम इज अमन एंड माय नेम इज राहुल। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने \n नहीं डाला था, इस वजह से ये इस तरीके से आया। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको हम लोग ध्यान रखेंगे, जिससे कोड हमारा और भी अच्छा बनेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी \n डाल देते हैं। अगेन इसको एक बार रन करते हैं। रन किया हम लोगों ने, रन करने पे क्या हुआ, ये आ गया माय नेम इज शुभम, माय नेम इज अमन, माय नेम इज राहुल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, दिमाग खोल के बैठ जाइए किस तरीके कंपाइलर ने काम किया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आए, यहाँ पर कंपाइलर ने पढ़ा #include stdio.h, उसने देखा अच्छा भैया एक हेडर फाइल है। इंट मेन के अंदर गया, इंट मेन के अंदर जाते ही उसने देखा अच्छा शुभम नाम का कोई फंक्शन भी है, चलो भैया ढूंढते हैं। उसको दिखा अच्छा शुभम नाम का फंक्शन है। शुभम नाम के फंक्शन के अंदर जाने के बाद उसने देखा प्रिंटफ में लिखा हुआ है माय नेम इज शुभम, उसने प्रिंट करा दिया माय नेम इज शुभम। प्रिंट कराने के बाद जैसे दूसरी लाइन में आया उसने देखा अच्छा अमन नाम का फंक्शन भी है, फिर उसने अमन नाम के फंक्शन को ढूंढा, उसके अंदर गया। अब अमन नाम के फंक्शन के अंदर पहली लाइन में लिखा है प्रिंटफ में माय नेम इज अमन, उसने अमन को प्रिंट करा दिया। फिर उसने देखा अच्छा इसके अंदर राहुल नाम का भी फंक्शन भी है, अब उसने राहुल नाम के फंक्शन को ढूंढा। जब राहुल नाम का फंक्शन मिला तो उसके अंदर उसने देखा प्रिंटफ में लिखा माय नेम इज राहुल, उसने राहुल को भी प्रिंट करा दिया। और कोई चीज़ इसकी लिखी नहीं थी, अगर इसके अंदर कोई और फंक्शन लिखा होता तो वो उसके अंदर भी चला जाता, पर नहीं लिखा था। तो इसने तुरंत क्या किया, फिर से जंप किया मेन के पास, और मेन के पास भी अब कोई चीज़ नहीं थी, रिटर्न 0 था, इसका मतलब वहीं पे समाप्ति हो गई। और इसने इस तरीके से माय नेम इज शुभम, फिर शुभम के बाद अमन के अंदर गया तो माय नेम इज अमन, अमन के बाद राहुल के अंदर गया तो माय नेम इज राहुल, ये सारा प्रिंट करा दिया। मज़ा आया, क्लियर हो गया कैसे कंपाइलर काम कर रहा था। और ये प्रोटोटाइप हम लोग ने इसीलिए डिक्लेयर किए हैं कि हम लोग ने मेन फंक्शन के नीचे, ये देखो मेन फंक्शन है, इसके नीचे बाकी ये सारे फंक्शन लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ इसको बाई चांस, चलो मैं इसको सिर्फ हटाता नहीं, मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा जहाँ तक, ठीक है। ये गलत हो गया, बता रहा है कि ये सब क्या है, मेरे को नहीं पता आपने क्या लिख रखा है। बट अगर मैं ये सारे फंक्शंस को उठा लूँ यहाँ से
और इस तरीके कंट्रोल एक्स काटा यहाँ से और यहाँ पर ऊपर लेकर जाकर यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। तो अब क्या है, मेन फंक्शन के ऊपर ये सारे फंक्शन चले गए हैं, ठीक है, ये सारे फंक्शन मेन फंक्शन के ऊपर है। तो अब कंपाइलर समझ जाएगा और इनको देख लेगा, पढ़ेगा वो मेन फंक्शन को ही पहले, पढ़ेगा वो मेन फंक्शन को ही पहले। पर यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसने क्या किया कि अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने एक के बाद एक चीज़ें, जैसे कि पहले यहाँ पर शुभम को करा था तो पहले शुभम नीचे आना चाहिए, फिर उसके नीचे ऊपर अमन आना चाहिए, फिर उसके ऊपर राहुल आना चाहिए। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ। इसी वजह से ऊपर वाला झमेला नहीं रखते हम लोग सीधे प्रोटोटाइप को डिक्लेयर कर देते हैं। हम लोग को फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को ध्यान भी रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके नीचे अमन, ठीक है, अब ये सही से चलेगा। अब इसको रन करते हैं। रन करने पे यहाँ पर देखो माय नेम इज़ शुभम, माय नेम इज़ अमन, माय नेम इज़ राहुल। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे प्रोटोटाइप को डिक्लेयर नहीं किया था तो अब हमको बहुत ही बिल्कुल लाइन से चलना होगा। क्योंकि शुभम को पहले प्रिंट किया है तो शुभम पहले आए, फिर शुभम के बाद अमन लिखा है तो फिर अमन उसके बाद आए, ठीक है, अमन वाला आया, फिर अमन के अंदर राहुल लिखा है उसके बाद राहुल आया, ठीक है। इस तरीके से काम होगा जनाब, इसी में आपको बस ध्यान देना होता है। इससे अच्छा मेरी मानिए आप इसको बस यहाँ से हटाइए, इस तरीके से यहाँ से काट लीजिए, कंट्रोल एक्स करिए, इसके नीचे ले जाकर पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर जो हम लोगों ने इसको किया था क्या कमेंट, इसको हटा देते हैं, कंट्रोल जेड और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश और इसको अब रन करते हैं। रन करने पे ये रन हो जाएगा। क्योंकि प्रोटोटाइप हमारी हेल्प करता है, आप फंक्शन को नीचे लिख दें, ऊपर मतलब जब नीचे लिखते हैं तो आप सीरियल भी वाइज नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आ गया। तो यहीं पे हमारी ये सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। लास्ट में एक स्लाइड और बची है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि क्या कह रही है, इसको भी समझ लेते हैं जनाब। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रही है, ध्यान से देखना मेरी बात को। सबसे पहले लिखा है एडवांटेजेस ऑफ सी फंक्शन, मतलब सी की हो या किसी भी चीज़ के फंक्शन हो, ठीक है। कुछ एडवांटेजेस हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला, वी कैन अवॉइड री राइटिंग सेम लॉजिक ऑफ थ्रू फंक्शन, मतलब सेम लॉजिक का कोड बार बार लिखने से अच्छा है कि हम लोग फंक्शन बना दें, उसका नाम यूज़ करके उसी कोड को बार बार यूज़ कर लें, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, कोड की स्पेस कम रहेगी, जल्दी रन होगा, ठीक है। वी कैन डिवाइड वर्क अमंग प्रोग्रामर्स यूजिंग फंक्शन, हम लोग अलग अलग प्रोग्रामर को फंक्शन के यूज़ करके काम बांट सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक ये इंसान है, ये है शुभम, ठीक है, ये शुभम है, ठीक है, ये कौन है, ये अमन है, ठीक है, ये कौन है, ये राहुल है, ठीक है, ये है राहुल। और हमारे पास एक मेन फंक्शन पहले से है, ये हमारे पास मेन फंक्शन है। इन लोगों ने अलग अलग फंक्शन बनाए, किसी ने कोई चीज़ का फंक्शन बनाया, किसी ने कोई चीज़ का, किसी ने कोई चीज़ का। अब इन तीनों के फंक्शन जब बन चुके हैं तो हम लोग इसमें बस उनके फंक्शन के नाम लिख देंगे। मान लो शुभम के फंक्शन का नाम है शुभम, ठीक है, इस तरीके से, और अमन के फंक्शन का नाम है अमन फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से, और राहुल के फंक्शन का नाम है राहुल। अब क्या हुआ समझना जान मेरी, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे शुभम, अमन, राहुल के तीनों के जो फंक्शन के कोड थे, मान लो इन्होंने कुछ कोड लिखा, इन्होंने अपना कुछ कोड लिखा और इन्होंने अपना कुछ कोड लिखा, ठीक है। ये जो थोड़ा थोड़ा कोड लिख के लाए थे वो किसके साथ इंटीग्रेट हो गया, वो हो चुका है हमारे मेन फंक्शन के साथ इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है, इसके साथ इंटीग्रेट हो चुका है। और इनके फंक्शन अगर सही होंगे तो ये वर्क करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और यहाँ पे वी कैन ईजिली डिबग अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन, अब मान लो कोई भी गड़बड़ी आती है, ठीक है, तो आप इजीली पता लगा पाओगे कि किसके फंक्शन में गड़बड़ी आ रही है, शुभम के फंक्शन में आ रही है या अमन की या राहुल के। और जिसके फंक्शन में अगर आपको लगा मान लो शुभम का फंक्शन इस चीज़ के लिए था, काम नहीं कर रहा है, आप उसको हटा दोगे और उनसे कहोगे दोबारा से इसको बनाओ फिर लेकर आओ। या अमन के में आ रही तो आप अमन को बता दोगे। तो इससे आपको पूरा कोड बेस डिबेग करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जिसके फंक्शन में पर्टिकुलर दिक्कत आती है, मान लो जिसके फंक्शन में या जिसके काम में दिक्कत आ रही है उसको हटा दो, इससे ये चीज़ के ईजिली हो जाती है, ठीक है। ये था एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस, चाहे सी के अंदर हो या कोई और लैंग्वेज हो। आई होप आपको ये फंक्शन का कंप्लीट चैप्टर समझ में आया होगा, जिसके अंदर मैंने ए टू जेड सारी चीज़ें कवर कर दी, बहुत ही ईजिली तरीके से कवर कर दी। मैंने अपनी 100% एफर्ट्स डाले हैं जनाब। अब आपको बस इतना करना है, इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा फीडबैक लिख दें, जिससे आने वाले और बच्चे समझ पाएँ कि ये फंक्शन का चैप्टर कितना ज़्यादा अच्छा है और उनको कैसा मतलब आपको ऑनेस्टली रिव्यू करना है। आपको कोई मैं नहीं कह रहा हूँ कि बस आप कैसे ही कर दें,
जो आपको रियलिटी में लगा हो वो आप करें, जिससे लोगों को पता चले। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। अब हम लोग वेब डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस करने वाले हैं, इस साल में काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज आने वाले हैं। तो बस आप हमसे जुड़ सकते हैं इस चैनल से, या इंस्टाग्राम पे जाकर आप मेरे से पूछ सकते हैं भैया क्या क्या कोर्स है आपके चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को विराम दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।